इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत के एक दूसरे प्रत्यागम पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने फिशर के दृष्टिकोण को पढ़ा है, जिसे हम लोग मुद्रा परिमाण सिद्धांत का नकद लेन देन उपागम या प्रत्यागम कहते हैं। आज जिस दृष्टिकोण की हम चर्चा कर रहे हैं, इसे हम नकद शेष उपागम कैश बैलेंस अप्रोच के नाम से जानते हैं। और ये दृष्टिकोण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की देन है और वहाँ के अर्थशास्त्र विभाग, जिसको हम लोग कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं। तो ये जो कैम्ब्रिज संप्रदाय है अर्थशास्त्रियों का, उस विश्वविद्यालय में इस जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का रूप है उसका विकास हुआ। और जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं उनमें प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर A.C. पीगू, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स और प्रोफेसर रॉबर्टसन का नाम उल्लेखनीय है। और भी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन हम इन चारों को अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, इसलिए हम इनका नाम उल्लेख आपके समक्ष कर रहे हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने, आपको पता है कि इरविंग फिशर अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं और ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों का ग्रुप है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों का। इस नाते हम लोग इसको कैम्ब्रिज वर्जन भी कहते हैं। और जो समीकरण इन्होंने आगे दिया, जैसे वहाँ पर हम उनको फिशर के समीकरण कहते हैं, इनके समीकरणों को हम लोग कैम्ब्रिज समीकरण कहते हैं, जिसका अर्थ है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए ये समीकरण हैं जो मुद्रा के मूल्य से संबंधित है। तो इन अर्थशास्त्रियों की जो विचारधारा है वो फिशर से अलग है और इसी नाते लेकिन निष्कर्ष पर उसी पहुंचते हैं जिस पर फिशर पहुंचे हैं, और ये मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। लेकिन इनके विश्लेषण का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। आपको ध्यान है कि फिशर ने मुद्रा के जिस कार्य को अपने सिद्धांत का आधार बनाया था वो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का उपयोग। इन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के दूसरे एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और ये कार्य है स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, जिसको हम कहते हैं कि मुद्रा में मूल्य संचय की शक्ति है। और ये कार्य हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ मुद्रा का कार्य पढ़े हैं, जिसका मतलब ये है कि यदि हम मुद्रा को अपने पास संचित रखते हैं तो इसका ये अर्थ है कि इसी मुद्रा के माध्यम से हम समस्त अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, वर्तमान और यहाँ तक कि भावी। और ऐसी स्थिति में मुद्रा को संचित रखने का अर्थ है कि मुद्रा को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अपने पास संरक्षित सुरक्षित रखना। तो मनी को कैश रूप में अपने पास होल्ड करना, और कैश का मतलब ये है कि इस रूप में कि जब आप चाहें तब उनसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें। तो इसी को हम लोग कैश कहते हैं, या इसी को हम लोग लिक्विड एसेट्स के रूप में मुद्रा को रखना कहते हैं। और ये मुद्रा हम लोग अपने पास नकद रूप में रख सकते हैं, और जब हम लिक्विड कहते हैं तो मुद्रा का ऐसा भी कोई भी रूप जिसको हम तुरंत विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकें या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन्हें हम लिक्विड कहेंगे। और इस रूप में नकद मुद्रा रखने का अर्थ बैंकों में रखी गई वो धनराशियाँ जो डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में या ऐसी किसी भी रूप में रखी हैं, जिनको हम जब चाहें तब निकाल कर उपयोग कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से
जनता के पास जो नकद मुद्रा है और जनता के पास जो बैंकों में जमा राशि हैं इस रूप में, उन्हें हम मनी को होल्ड करना कहेंगे। मनी को अपने पास संचित रखना है और जितनी राशियाँ इस रूप में रखी जाएंगी उसे हम मुद्रा को नकद रूप में रखने की बात कहेंगे और कहेंगे कि ये इसलिए रखी गई हैं क्योंकि मुद्रा में वो शक्ति है जिसमें हम वैल्यू को अपने पास मुद्रा के रूप में स्टोर कर सकते हैं। इस कार्य की उपेक्षा की थी फिशर ने और इस कार्य पर इन अर्थशास्त्रियों ने बल दिया। दूसरा, दोनों के दृष्टिकोण में एक और महत्वपूर्ण अंतर है और वो ये है कि फिशर का विश्लेषण एक समय अवधि से संबंधित था और ये विश्लेषण एक निश्चित समय से संबंधित है जिसको हम कहते हैं एक निश्चित समय बिंदु या पॉइंट ऑफ टाइम से है। तो ऐसी स्थिति में ये विश्लेषण इस रूप में भी भिन्न हुआ। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पर हम जब मुद्रा को नकद रूप में रखने की बात करते हैं और उनसे वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने की बात करते हैं तो ये जो वस्तुएं सेवाएं हैं इनको भौतिक इकाइयों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अर्थात जहाँ जहाँ हम राष्ट्रीय आय या उत्पादन की चर्चा करेंगे उन्हें हम मौद्रिक रूप में न देखकर उनको हम उनके वास्तविक रूप में देखेंगे। तो इस तरह से ये कंसेप्ट जो है वो वास्तविक राष्ट्रीय आय या वास्तविक आय से संबंधित है, न कि मौद्रिक। तो अब हम इस दृष्टिकोण की चर्चा कर सकते हैं और जहाँ कुछ फिशर से उसे कंपेयर हम करेंगे वहाँ हम उसकी चर्चा करेंगे। तो एक बात और यहाँ ध्यान दिला दें कि मुद्रा एक निश्चित समय अवधि में अगर रखी है कहीं तो इसका मतलब ये मुद्रा एक स्टॉक के रूप में है और जब एक समय अवधि में यह विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है तब वो फ्लो के रूप में प्रयोग होती है। तो फिशर वाले इक्वेशन में या फिशर वाले वर्जन में इस मुद्रा परिमाण सिद्धांत के मुद्रा को एक प्रवाह के रूप में प्रयुक्त किया गया है और जबकि कैम्ब्रिज वाले वर्जन में मुद्रा को एक स्टॉक के रूप में देखा गया है। अब हम बताएं कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री भी यही कहते हैं कि मुद्रा का मूल्य जो है मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति से निर्धारित होगा। लेकिन मुद्रा की मांग और पूर्ति के कंसेप्ट के बारे में दोनों में जो भिन्नता है वहाँ से हम प्रारंभ कर सकते हैं। और अब हम आ रहे हैं कि कैम्ब्रिज जो विचारधारा है मुद्रा परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में, उसमें मुद्रा की मांग का क्या अर्थ है। और पहला सवाल ऐसे उठता है जब कभी भी मांग पक्ष की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मुद्रा की मांग क्यों की जाए, और उसका उत्तर है मुद्रा में मूल्य संचय करने की शक्ति है और जब हम मुद्रा को अपने पास नकद रूप में रखते हैं संचित करके तो इसका मतलब है कि जितनी मुद्रा हमने अपने पास रखी है उसके बराबर जितनी वस्तुएं और सेवाएं अर्थव्यवस्था में हैं होंगी मानो हम उसको अपने पास संचित रखे हुए हैं। और इस दृष्टि से व्यक्ति जो है, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का मत है कि व्यक्ति जो है मुद्रा को अपने पास नकद रूप में रखना चाहता है और रखना इसलिए चाहता है क्योंकि यदि उसके पास मुद्रा नकद रूप में रहेगी तो उससे वो अपने वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी आवश्यकताओं को जो भविष्य में घट सकती हैं जिसका किसी को अंदाज नहीं है और ये अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं, दुर्घटना हो सकती है, बीमारी आ सकती है। तो इस तरह से जो संकटकालीन स्थितियां हैं और किसी भी तरह के आर्थिक उच्चावचन होंगे उनकी से निपटने के लिए वो नकद मुद्रा अपने पास रखता है। तो मुद्रा की मांग वो इसीलिए करता है। तो कंसेप्ट में क्लियर है कि फिशर कहते थे कि मुद्रा की मांग वो एक समय अवधि में करता है और वस्तुओं और सेवाओं को विनिमय के माध्यम के रूप में
प्रयोग करने के लिए। और कैम्ब्रिज का ये अर्थशास्त्रियों का विचार है कि मुद्रा को उसमें मूल्य संचय करने की शक्ति होती है और मुद्रा को लोग अपने पास नकद रूप में या लिक्विड रूप में सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए वो मुद्रा की मांग करते हैं। अब दूसरा सवाल मांग से संबंधित है कि मुद्रा की मांग कितनी की जाएगी किसी अर्थव्यवस्था में। और यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि ये विश्लेषण एक निश्चित समय से संबंधित है, एक समय बिंदु से संबंधित है, और किसी समय बिंदु पर कुल कितनी मुद्रा अपने पास लोग रखेंगे। तो सवाल ये है कि किसी समय बिंदु पर कितना वो वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर सकते हैं। तो अगर राष्ट्रीय आय को जब हम देखते हैं भौतिक इकाइयों के रूप में, वास्तविक रूप में, तो राष्ट्रीय आय का संबंध पूरे एक वर्ष से होता है। अर्थात एक वर्ष में जितना उत्पादन होगा, उस उत्पादन का किसी निश्चित समय बिंदु पर हम सारा का सारा तो एक किसी निश्चित समय में हम उसका उपभोग करेंगे नहीं। इसका मतलब है उस पूरी राष्ट्रीय आय का जो साल भर के कुल उत्पादन का योग है, उसका एक छोटा सा अंश, 5वां अंश, 10वां अंश, ऐसे एक अंश हम के बराबर वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करने के सोचेंगे और उसके लिए जितने मुद्रा की आवश्यकता होगी वो हम रखेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि कुल राष्ट्रीय आय का एक निश्चित अंश किसी निश्चित समय पर लोग अपने पास नकद रूप में रखेंगे। यहाँ ध्यान ये रहे कि राष्ट्रीय आय वास्तविक राष्ट्रीय आय है और ये निश्चित है कि इतनी राशि किसी निश्चित समय विशेष पर के व्यक्ति अगर खरीदने के सोच रहे होंगे तो उसके लिए कितनी मुद्रा चाहिए। तो जाहिर है कि कोई प्रत्याशित मूल्य होगा जिसके आधार पर वो तय करेंगे कि इतने मुद्रा में इतनी वस्तुएं सेवाएं जो हैं खरीदी जा सकती हैं और उतनी मुद्रा को अपने पास नकद रूप में रखना चाहेंगे। लेकिन जो मुद्रा वो रखेंगे अपने पास वो राष्ट्रीय आय का एक निश्चित अंश होगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण और बात है इसमें कि ये कैसे तय होगा कि कितना रखेंगे। तो उसमें जो व्यक्तिनिष्ठ तत्व हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिशर ने किसी व्यक्तिनिष्ठ तत्व की चर्चा नहीं की थी, लेकिन यहाँ जब हम एक एक व्यक्ति, अर्थव्यवस्था का एक एक व्यक्ति किसी निश्चित समय पर अपने पास नकद कितना राशि रखेगा इस पर चर्चा करेंगे। तो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस पर व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है, मनोवृत्ति है, किस तरह से वो सोचता है भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में, किस तरह से वो आप कह सकते हैं कि अनिश्चितताओं के संदर्भ में सोचता है, और उस सब को दृष्टि में रखते हुए दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उसका किस तरह की सोच है, आर्थिक नीतियों में आगे आने वाले वर्षों में किस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं, कहीं पता नहीं कहाँ विश्व में या अपने देश में कहाँ किससे युद्ध हो जाए, ऐसी स्थितियों में क्या स्थितियाँ बनेगी, उस समय मुद्रा अपने पास नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो इस तरह की तमाम जो वैयक्तिक या उसकी बचत के बारे में या निवेश के संदर्भ में कि कहाँ पर वो पैसे अपने लगाए, शेयर में, कहाँ बांड खरीदे, ये तमाम जो है ये वैयक्तिक विचार होंगे और इन सब भावनाओं को, वैयक्तिक जो मनोवृत्तियाँ हैं उसको स्थान दिया गया इस सिद्धांत में। तो ये डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम पीगू के समीकरण को, मार्शल के समीकरण को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। मार्शल कहते हैं कि अगर हम कुल राष्ट्रीय आय को वाई मान लें, अर्थात देश का कुल उत्पादन किसी वर्ष में वाई है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ये कुल उत्पादन है वाई, और इस उत्पादन का एक निश्चित अंश मुद्रा के रूप में, नकद रूप में लोग रखना चाहेंगे अपने पास। वो अंश मैंने पहले बता दिया कि 1/5, 1/10 ऐसे कुछ होगा। तो उस अंश को उन्होंने के से अगर दिखाया तो इसके आगे लग दिया के, अर्थात
राष्ट्रीय आय का केवां भाग लोग अपने पास नकद रूप में किसी निश्चित समय पर रखेंगे, और ये मुद्रा की कुल मांग होगी जो वस्तुओं के रूप में आपको प्रदर्शित की जा रही है। यहाँ पर हम ध्यान दिला दें कि मार्शल ने अपने इक्वेशन में वाई को ये लिख दिया कि ये देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये किस रूप में है। मुद्रा के रूप में है नहीं, वस्तु के रूप में है नहीं, और वस्तु के रूप में है और लेकिन वस्तुएं इतनी सारी हैं देश में, तो उनको वैसे ही उन्होंने डिनोट कर दिया। आगे चल के पीगू ने उसको संशोधित किया और किसी एक वस्तु के रूप में उसको प्रदर्शित दिखाया, और जैसे कहा कि मान लीजिए पूरी राष्ट्रीय आय को हम गेहूं के रूप में प्रदर्शित कर दें तो y बराबर इतना गेहूं, तो वो समस्या आगे हल हो जाती है, उससे विश्लेषण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम विश्लेषण का जो शुरुआत है या जो निष्कर्ष है वो मार्शल से निकाल लेंगे, लेकिन हम आगे आपको सारे समीकरण समझाएंगे, पीगू के भी, केन्स के भी और रॉबर्टसन के भी, और उसको स्पष्ट करेंगे। लेकिन आज नहीं, आज हम केवल निष्कर्ष निकालेंगे कि इस सिद्धांत में कहा क्या गया है। और मुद्रा की पूर्ति कितनी होगी, ये मुद्रा की मांग है, डिमांड फॉर मनी है किसी निश्चित समय पर, अवधि पर। और अब आया मुद्रा की पूर्ति कितनी होगी। हमने फिशर वाले वर्जन में पढ़ा है कि एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की पूर्ति जो है वो मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या मुद्रा की प्रचलन गति के गुणनफल के बराबर होगी, m/v के बराबर होगी। और यहाँ हम इसको साख मुद्रा और बैंक मुद्रा अलग नहीं कर रहे हैं, तो समझ में आपको आ गया कि मुद्रा की मात्रा में उसकी प्रचलन गति से गुणा किया जाएगा, क्योंकि एक निश्चित समय अवधि में एक मुद्रा कई बार एक हाथ से दूसरे हाथ में विनिमय के माध्यम के रूप में गुजरती है। लेकिन कैम्ब्रिज वर्जन में इन्होंने कहा कि उनका विश्लेषण एक निश्चित समय से संबंधित है और किसी निश्चित समय पर मुद्रा की एक इकाई केवल एक ही बार प्रयोग की जाएगी, इसलिए यहाँ पर मुद्रा के प्रचलन गति का कोई माने नहीं होगा और इस नाते वो मुद्रा की पूर्ति में उसे हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो मुद्रा की पूर्ति कितनी होगी, जितनी मुद्रा अर्थव्यवस्था में उस समय सर्कुलेशन में है, और वो मुद्रा वही है जो लोगों के पास नकद रूप में है या बैंकों में जमा है डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, जिनको वो कभी भी चेक द्वारा निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मात्रा होगी और वो m के बराबर होगी, और संतुलन में मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगे, इस नाते हम इसे m बराबर KY लिख सकते हैं। पहले वाला हिस्सा m है मुद्रा की मात्रा, y जो है ये वास्तविक राष्ट्रीय आय है एक वर्ष की, और k उसका एक अंश है, फ्रैक्शन है, जिसे हम मुद्रा को नकद रूप में रखते हैं, कैश बैलेंस के रूप में रखते हैं। और यहाँ पर इस विश्लेषण में जो p प्रयोग हुआ है, प्रयुक्त होगा, उसे हम मूल्य स्तर के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर p का मान वैल्यू ऑफ मनी को प्रदर्शित करेगा, और मार्शल के इक्वेशन को अगर हम उस रूप में प्रदर्शित करें तो वो उनका कहना है कि ये होगा हमारा p बराबर KY बटा m, ये सूत्र होगा, जहाँ पर ध्यान रखिएगा p जो है ये वैल्यू ऑफ मनी है, मूल्य स्तर नहीं है। और हम जानते हैं कि मूल्य स्तर या सामान्य मूल्य स्तर फिशर के इक्वेशन में p के रूप में प्रयोग हुआ है, और वैल्यू ऑफ मनी मूल्य स्तर का उल्टा या इन्वर्स होता है, अर्थात फिशर वाले में जो p है जब उसको 1/p लिखेंगे तब वो इस p के बराबर होगा, क्योंकि इन अर्थशास्त्रियों ने p को मुद्रा के मूल्य के रूप में प्रयोग किया है। इस नाते हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एज इट इज लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रहेगा कि ये मुद्रा का मूल्य है, ये मूल्य स्तर नहीं है। ये p जो है ये वैल्यू ऑफ मनी है, ये है वैल्यू ऑफ मनी के रूप में प्रयोग हुआ है, मुद्रा के मूल्य स्तर के रूप में प्रयोग नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में हम अपने विश्लेषण पर निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे इसी सूत्र से, और अन्य समीकरणों को हम बाद में आपको समझाएंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में सारे नहीं संभव हैं। तो अब मार्शल के इसी सूत्र से हम ये समझने का प्रयास करें
कि ये जो वैल्यू ऑफ मनी है, ये देखेंगे हम कि ये ऊपर वाले हिस्से से धनात्मक रूप में संबंधित है और नीचे वाले हिस्से रूप से विपरीत दिशा में संबंधित है। अर्थात अगर यम में परिवर्तन होता है तो मुद्रा के मूल्य में उसका उल्टा परिवर्तन होगा। यम बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगी, और अगर ऊपर परिवर्तन होता है तो के घटने बढ़ने से पी के या मुद्रा के मूल्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और यही कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री दिखाना चाह रहे हैं कि के जो है ये भी मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करता है। अगर मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो और अगर के में परिवर्तन हो जाए तो वह मुद्रा के मूल्य को परिवर्तित कर देगा। और ये क्या के है? क्या ये के वही है जो मुद्रा के रूप में, नकद रूप में लोग अपने पास होल्ड करके, संचित करके रखते हैं। ये नकद शेष है। नकद शेष की मांग में अगर वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होगा। और क्या होगा? नकद शेष की मांग बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। और मुद्रा के मूल्य बढ़ने का मतलब होता है कि मूल्य स्तर घट जाएगा। फिशर वाले में जो मूल्य स्तर है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि मुद्रा के मूल्य और मूल्य स्तर में विपरीत संबंध होता है। तो यहाँ पर हमारा जोर अब ये होगा कि के किस प्रकार से पी को प्रभावित करता, निर्धारित करता है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले ही बता चुके हैं कि के जो है कि लोग अपने पास नकद कितना रखेंगे ये निर्भर करेगा लोगों की साइकोलॉजी पर, उनके मनोवृत्ति पर, कैसा वो सोचते हैं, लोगों की प्रत्याशाओं पर, एक्सपेक्टेशंस पर, भविष्य के बारे में कैसा अनुमान लगाते हैं, और जो भविष्य की जो अनसर्टेनिटीज हैं उनके बारे में उनकी सोच कैसी है। किस तरह के जो अनसर्टेनिटीज है, वो दुर्घटना है, बीमारी है, कुछ हो सकता है, युद्ध हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, इस बारे में उनका सोच कैसी है। और उस सोच पर यह निर्भर करेगा कि वो अपने पास कितना नकद रखेंगे। तो इस प्रकार से उन मानवीय मूल्यों या मानवीय प्रवृत्तियों या मानवीय प्रेरकों को उन्होंने अपने इस इक्वेशन में या अपने इस सिद्धांत में स्थान देने का प्रयास किया। और यहाँ पर हम आपको बता दें अब एक दूसरा टर्म जो मैंने तमाम किताब हम देखते हैं लेकिन लोग उल्लेख उसका नहीं करते, और वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत को समझने या समझाने में। और वो एक शब्द केवल है, सडन एंड रैपिड चेंज। इन साइकोलॉजी एंड एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि ये कितना रखा जाएगा अपने पास नकद, ये मनोवृत्तियों पर निर्भर करेगा, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर निर्भर करेगा। और यहीं पर ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि मनोवृत्तियों में और एक्सपेक्टेशंस में, क्योंकि ये मानवीय प्रवृत्तियां हैं, इनमें एकाएक परिवर्तन हो सकता है, सडन, और ये परिवर्तन रैपिड, बहुत तीव्र भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो लोगों के उस व्यवहार में एकाएक तीव्र परिवर्तन होगा, जो वो मुद्रा अपने पास नकद रूप में कितना रखें जब ये निर्णय लेंगे। और ऐसा हो सकता है कि नकद रूप में मुद्रा रखने की राशि को एकाएक बहुत कमी या बहुत वृद्धि हो जाए, अगर एक्सपेक्टेशंस में परिवर्तन होता हो तो। जैसे आज की घटना का अगर आप उल्लेख करें तो रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, और स्थिति ये है कि हो सकता है ये विश्व युद्ध का रूप ले ले, और अब अलग अलग
लोगों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और एकाएक लोगों के दिमाग में आएगा कि अपने पास मुद्रा को नकद ज़्यादा रख लो, नहीं पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि उनके निर्णय में एकाएक परिवर्तन हो जाएगा, और अगर ये हो गया तो नकद शेष की मांग अगर परिवर्तित हो गई, चाहे कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, लोगों को ये लग जाए किसी भी निर्णय से। आज तो हम जानते हैं कि विश्व स्तर पर कहीं भी निर्णय लिया जाए तो हो सकता है सारे विश्व को प्रभावित कर दे। और इस समय इस रूप में जब सरकारों के मौद्रिक नीतियों में उनके बजट के माध्यम से कोई आमूलचूल परिवर्तन हो तो उसका सीधा सा असर तुरंत लोगों के उस व्यवहार पर पड़ेगा कि अपने पास नकद की मात्रा कम करें या ज़्यादा करें। ट्रेड साइकिल्स है जिसमें अगर ये लग जाए कि भविष्य में बड़ी तेज़ी की स्थितियाँ आने वाली हैं, या ये लग जाए कि मंदी की स्थितियाँ आने वाली हैं, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर और लोगों के मनोवृत्तियों पर, लोगों के अनसर्टेनिटीज के संदर्भ में जो निर्णय लेने हैं उन पर प्रभाव पड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में नकद शेष की मांग में परिवर्तन होगा और तदनुरूप मुद्रा के मूल्य में भारी परिवर्तन हो सकता है। यही मुद्रा के इस सिद्धांत में या इस वर्जन में परिमाण सिद्धांत के जोर देके बताने का प्रयास किया गया है। तो और इस दृष्टि से जब हम कहते हैं तो मार्शल कहते हैं कि मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के लिए यम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जैसा फिशर कहते थे कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होगा और मूल्य स्तर में परिवर्तन हो जाएगा। वो कहते हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व के है। और देखिए उन्हीं का सेंटेंस मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ, आपके काम आएगा। ए शिफ्ट इन के, अर्थात के में कोई भी परिवर्तन में स्टार्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, आर्थिक क्रियाओं में ऊपर की ओर या नीचे की ओर तेजी से परिवर्तन ला सकता है। और अगर ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इट इज के, ये के है, नॉट यम, यम नहीं, दैट होल्ड्स द स्टेज। जिसका अर्थ ये हुआ कि स्टेज पर टिकता कौन है, अर्थात मूल्य, मुद्रा के मूल्य के व्यवहार की कौन महत्वपूर्ण व्याख्या करता है, दैट इज के, नॉट एम। और यही इस सिद्धांत या इस वर्जन का कैश बैलेंस वर्जन की यही देन है कि उन्होंने मुद्रा के स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन पर ध्यान दिया, मानवीय प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया, और इस रूप में ये दिखाने का प्रयास किया कि स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन जो मुद्रा का है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको और जो मांग पक्ष को प्रभावित निर्धारित करता है। और फिशर ने मांग पक्ष की अवहेलना कर दी थी क्योंकि पी और टी जो मांग पक्ष उनका था उसमें पी को निष्क्रिय मान लिया था और टी को कांस्टेंट मान लिया था, और इस प्रकार से मांग पक्ष की अवहेलना की थी। और उसी मांग पक्ष की व्याख्या इस सिद्धांत में की गई। और अब आप देख रहे हैं और मैंने आपको अच्छी तरह बताने का प्रयास किया कि किस तरह के जो है वो मुद्रा के मूल्य को एकाएक और तीव्र परिवर्तन कर सकता है और इस प्रकार से मुद्रा के मूल्य को प्रभावित कर सकता है, निर्धारित कर सकता है। अब आप देखें कि फिर अगर के मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करता है तो फिर हम इसको मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्यों कहते हैं। तो अब उन्होंने मांग पक्ष की व्याख्या कर दी और ये दिखा दिया कि ऐसा हो सकता है, होगा, लेकिन कहा ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं, सामान्यता ऐसा होता नहीं है। और इसलिए अगर इस तरह का मुद्रा को नकद रूप में रखने वाला जो व्यवहार है लोगों का, उसमें कोई परिवर्तन न हो जैसा कि सामान्यतः पाया जाता है, तो वैसी स्थिति में इसको स्थिर माना जा सकता है और तब एम और पी के संबंध को वैसे ही पाया जाएगा जैसे फिशर कहते थे। अर्थात अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य गिरेगा या मूल्य स्तर बढ़ेगा, और अगर ऊपर की राशि कांस्टेंट रहती है के, तो ये संबंध आनुपातिक ही होंगे। और मूल्य के रूप में जब मूल्य स्तर के रूप में देखेंगे तो कहेंगे मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ेगी मूल्य स्तर उसी अनुपात में बढ़ेगा। और जब इस
मुद्रा के मूल्य के रूप में देखेंगे तो कहें कि मुद्रा की यात्रा जिस अनुपात में बढ़ेगी मूल्य स्तर उसके विपरीत अनुपात में घटेगा। और इस प्रकार से इन अर्थशास्त्रियों ने भी ये दिखाने का प्रयास किया कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत लागू होगा यदि के में कोई परिवर्तन न हो, लेकिन के में परिवर्तन अगर हुआ तो ऐसा नहीं होगा। और इस दृष्टि से जो के की व्याख्या की वो इस सिद्धांत का या इस कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हमारी समझ में अब आ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी इन सारे विश्लेषण को फिर आपको समझाऊंगा और हर के समीकरण को समझाऊंगा, लेकिन जो निष्कर्ष निकलना था वो हमने निकाल के बता दिया और इस सिद्धांत की व्याख्या कर दी। और अब हम इसको एक चित्र बना के दिखा सकते हैं। और इस चित्र में हम फिशर वाले में चित्र में हम मुद्रा की मात्रा को दिखाते हैं एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर मूल्य स्तर को दिखाते हैं। यहाँ पर हम इसी समीकरण का प्रयोग करेंगे और हम मुद्रा के मूल्य को दिखाएंगे मुद्रा की मात्रा के साथ, और ये मानते हुए कि के कांस्टेंट है। वैसे स्थिति में चित्र को हम यहाँ बनाए हुए हैं पहले से, ताकि समय आपका बच जाए। और वो आप ये देख लें क्या है, ये वाई अक्ष है जिस पर वैल्यू ऑफ मनी प्रदर्शित है, मुद्रा का मूल्य प्रदर्शित है, और एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ मनी प्रदर्शित है, मुद्रा की मात्रा प्रदर्शित है। और एक दोनों के संबंध को दिखाने वाला जो फलन है वो वक्र के रूप में यहाँ प्रदर्शित है। वो संबंध वही है P बराबर के वाई बटा एम। यही सूत्र में लिखा P बराबर के वाई बटा एम, जिसमें के को यहाँ कांस्टेंट मान के हम चल रहे हैं, केवल मुद्रा की मात्रा बदल रही है। और हमने देखा कि जब मुद्रा की मात्रा बदलेगी तो अगर मुद्रा की मात्रा दुगनी होगी तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, उल्टा संबंध होता है। और जब यहाँ मुद्रा का मूल्य दिखाया गया है तो इस संबंध को हम दिखाएंगे। तो ये जो फलन या वक्र बनेगा एक खास तरह का वक्र बनेगा, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र। यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको कहते हैं आयताकार, इसको कहते हैं अति परवलय, तो इस वक्र की केवल आपको अर्थ बता दे क्या होता है। एक ऐसा वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो आयत बनेगा, जैसे एक बिंदु ये है, इस पर एक आयत बना, एक बिंदु ये है, इस पर ये आयत बना, एक बिंदु ये इस पर आयत बना, ये सभी आयतों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। और जानते हैं आप कि लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं तो आयत मिल जाता है। तो एक तरफ मुद्रा की मात्रा है और दूसरी साइड में मूल्य स्तर है, मुद्रा का मूल्य है। तो मुद्रा के मूल्य में मुद्रा की मात्रा से गुणा करें, मुद्रा की मात्रा से मुद्रा के मूल्य में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा एक आयत के संदर्भ में वही दूसरे पर, हर बिंदु पर वही क्षेत्रफल आएगा। इस तरह का वक्र जब बनता है तो इसको हम आयताकार परवलय वक्र कहते हैं, क्योंकि ये वक्र आयताकार बनेगा किसी बिंदु पर और सभी आयतों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। और ये बराबर तभी होंगे जब लंबाई में जो परिवर्तन होगा चौड़ाई में उसके विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा। और उस संबंध को इस वक्र पर देखा जा सकता है। तो और ये वक्र अक्षों को नहीं छूते हैं कभी, क्योंकि हर बिंदु पर एक आयत बनना है। इस नाते जिस रूप में ये बना है उस रूप में हमने इस चित्र को नाप के बनाया है, और अगर आप उसको नाप के देखेंगे भी तो सभी आयतों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो आप वो कर सकते हो। बस करना क्या है, जैसे अगर ये 0 से लेकर m तक है तो इसका ठीक दुगना यहाँ कर दीजिए 2m। ऐसे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है तो इसको आधा p करिए, और आधे करना है तो उसका आधा और कर दीजिए, और जिन बिंदुओं पर ये जाए उनसे ये वक्र खींच दीजिए, बन जाएगा ये वक्र। प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा आराम से। तो इस तरह से ये आयताकार अति परवलय वक्र होगा। अगर आप इतने लिख देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और इस आयताकार अति परवलय वक्र पर किसी भी बिंदु पर, जैसे हमने कहा कि हम m बिंदु को अगर लें तो मुद्रा की मात्रा OM है, और जब OM है तो हम इस वक्र के V बिंदु पर हैं और इस V बिंदु पर मुद्रा का मूल्य OP है। अब अगर हम मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दें तो m से 2m कर दिया तो आ गए V1 बिंदु पर,
और जैसे V1 बिंदु पर आते हैं तो हम देखते हैं कि P का मान आधा हो गया पहले से। पहले P था, अब 1/2P हो गया। देख लीजिए, दोनों दूरी आधे आधा है। तो जब मुद्रा की मात्रा को दुगुना करेंगे तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। और अगर इसी m से आगे आइए इधर ओरिजिन 0 की ओर, तो ये आधा m है, 1/2m है, इसका आधा हमने किया। और जब इसको आधा m किया तो इस वक्र पर V2 पर पहुँचे और ये P से बढ़ के 2P हो गया। जिसका मतलब हुआ कि जब मुद्रा की मात्रा को हमने आधी की तो मुद्रा का मूल्य दुगुना हो गया। और जब हम इसको मूल्य स्तर के रूप में देखेंगे तो ये परिणाम दूसरे आएंगे, वो इस चित्र में नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि यहाँ तो हमने मुद्रा का मूल्य दिखाया है। वहाँ ये निकलेगा कि जब मुद्रा की मात्रा दुगुनी करेंगे तो मूल्य स्तर भी दुगुना होगा, जब मुद्रा की मात्रा आधी करेंगे तो मूल्य स्तर भी आधा होगा। और इस रूप में मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सही होगा उस स्थिति में जब k में कोई परिवर्तन न हो। और अगर होगा तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत इस रूप में नहीं, और तब मांग फलन की पूरी व्याख्या कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने जो की है वो महत्वपूर्ण होगी। और जहाँ कहीं मांग फलन की व्याख्या इस रूप में आएगी, जहाँ पर हम नकद शेष की बात करेंगे, वहाँ पर ये फलन हमारे महत्व के होंगे। और यही कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की देन है। तो इस रूप में इस सिद्धांत को हमने मार्शल के समीकरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि दोनों में फिशर और कैम्ब्रिज में जो कंसेप्चुअल अंतर है वो क्या है। एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम। एक में फ्लो है मुद्रा, एक में स्टॉक है मुद्रा। एक में पीरियड ऑफ टाइम, एक में पॉइंट ऑफ टाइम है। और एक में पूर्ति पक्ष पर जोर है, एक में मांग पक्ष पर जोर है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो निष्कर्ष है अंततः वो दोनों एक हैं। इस नाते इसको भी हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत कहते हैं। लेकिन एक ही सिद्धांत पर पहुंचने के दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तो एक अप्रोच को हमने कहा नकद शेष उपागम इसको, और पहले वाले को कहा नकद लेन देन उपागम, क्योंकि वहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। सारे अर्थशास्त्रियों के समीकरण हम पढ़ेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इनकी आलोचनाएं पढ़ेंगे। तो ये सारे 2-3 और वीडियो अभी इस पर बनेंगे जो हम आगे आएंगे लेके। और आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। और एक तरह से मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का जो कैम्ब्रिज वर्जन है उसको हमने जितने सरलतम रूप में हो सकता था समझाने का प्रयास किया, और जितनी चीज़ें इसमें सन्निहित सम्मिलित हैं उन सबको आपको बता दिया है। और अब अगर आप अन्यत्र कहीं भी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो कुछ तमाम मूल तत्व हमने आपको इंगित किया बताने का, वो आपको मिलते नहीं हैं वहाँ, या आप समझ नहीं पाते हैं। तो शायद आप संतुष्ट हों। आज का वीडियो यहीं समाप्त